हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साउंड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन की बात करेंगे और वो रिलेशन आपका क्या है कि ध्वनि का वेग और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध होता है। उसी संबंध को पहले समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप बैनर देख रहे हैं ये आपका साइंस स्पेशल न्यूमेरिकल बैच का है जो योर क्लासेस पे चल रहा है और आपको इसमें टोटल 60 आवर की क्लासेस मिलेगी। 120 प्लस वीडियो होगा जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन और थ्योरी बेस्ड उसका कंसेप्ट अवेलेबल है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों अपने इस चैप्टर की, अपने इस टॉपिक की कि साउंड में सर ऐसा कौन सा चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ पढ़ेंगे, सब जानते हैं और जो नहीं जानते वो आज जान लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ध्वनि क्या होता है। तो ध्वनि आपका क्या है कि हम लोग कहते हैं कि सर ये एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है आपका? ये एक प्रकार की ऊर्जा है और ये आपको सुनने की संवेदना प्रदान करती है। तो आप सिंपल वे में एक मोटी तौर पे याद रख सकते हो कि ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमको सुनने की संवेदना प्रदान करती है। और आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि बिना माध्यम के एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ध्वनि जो है आपका वो क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये आपका एक बेसिक सा पॉइंट होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ध्वनि आपने बोला कि इसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, तो क्या ध्वनि का अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होगा? ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि आपके पास टोटल 3 प्रकार के माध्यम हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ध्यान देंगे कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। कितना? 5000 मीटर पर सेकंड का लगभग में। कहीं कहीं पे आपको 4700 मीटर पर सेकंड भी लिखा हुआ रहता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। द्रव में 1500 मीटर पर सेकंड हम लोग लगभग में मानते हैं, लेकिन आपके बुक में 1300 से 1500 दिया हुआ रहता है, तो यहाँ भी घबराने की कोई बात नहीं है। गैस बोले या फिर आपका वायु बोले, इसमें आपका जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे ताकि अगर आपके एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब अनुदैर्घ्य तरंग है तो वो कुछ इस टाइप से चलेगा। तो आप ऊपर वाले को क्या कहते हो? श्रिंग कहते हो। ऊपर वाले को क्या कहते हो सर? श्रिंग। और नीचे वाले को आप क्या कहते हो? गर्त कहते हो। और इसी दोनों के बीच की जो लंबाई होती है उसको आप क्या कहते हो? तरंगदैर्घ्य कहते हो। क्या कहते हो सर? तरंगदैर्घ्य, जिस वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और रिप्रेजेंट किसको किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। ये आपका लैम्डा का सिंबल हो जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप अनुदैर्घ्य की बात की है, अगर अनुप्रस्थ होगा तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि तरंगदैर्घ्य का मतलब हुआ श्रिंग और गर्त, ट्रफ और क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, या संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे, दूसरा बात आप ये याद रखेंगे। तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आवृत्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसलिए मोटी तौर पे बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए पूरा थ्योरी नहीं दे रहा हूं। मैं आपको अलग से इसका थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट भी करवाऊंगा, लेकिन पहले आज न्यूमेरिकल को समझेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु का जो गति है वो 1 सेकंड में कितना बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे ध्वनि तरंग मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो 1 सेकंड में ध्वनि अपनी गति को जितना बार दोहराती है वही ध्वनि की क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और मेरे मित्र इसको हम लोग F या फिर N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F या फिर N से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी आपने देखा कि ध्वनि की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ध्वनि के वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में एक संबंध होता है। वो क्या होता है? तो हम लोग क्या कहते हैं कि ध्वनि का, हम लोग क्या कहते हैं सर कि ध्वनि का जो वेग भी होता है, ध्वनि का जो वेग भी होता है वो तरंगदैर्घ्य
वो तरंग दैर्ध्य जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, लेम्डा और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के बराबर होता है, यही संबंध होता है। और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग साउंड में आपका इसी पॉइंट से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको करवाऊंगा, आप देखिएगा, बिल्कुल आंख बंद करके सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो आपको क्या संबंध याद रखना है कि ध्वनि का जो वेग होता है भी, उसका वो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंगों के गति में श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी या संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति का मतलब यह हुआ कि ध्वनि तरंग 1 सेकंड में जितना बार अपने गति को रिपीट कर रहा है वो उसकी आवृत्ति हो गई। बाकी अलग अलग माध्यम में तो आपको चाल यहां पे दिया हुआ ही है और आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस रिलेशन से आप, ये तो आप रिलेशन जान ही रहे हैं, ये होता ही है। आप इससे दो चीज निकाल सकते हैं, तरंग दैर्ध्य भी निकाल सकते हैं और आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको तरंग दैर्ध्य निकालना होगा, लेम्डा निकालना होगा, तो आप सीधे क्या कहिएगा सर, लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/n हो जाएगा। मतलब क्या, तरंग दैर्ध्य इक्वल टू ध्वनि का वेग बटा आवृत्ति। अगर आपको आवृत्ति n या f निकालना होगा, क्यों, क्योंकि आवृत्ति को हम लोग n या फिर f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n या f निकालना होगा। तो देखिए, फिर हम लोग कहेंगे कि ध्वनि का वेग अब बटा लेम्डा, ये इससे आपका दोनों रिलेशन निकल जाएगा, तरंग दैर्ध्य भी और आवृत्ति भी। और इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये दो बात आज के सेशन के लिए आप याद रखिए। अब चलते हैं हम लोग कि इस पे आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसको देखते हैं। आइए दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्वनि की चाल है और ऑप्शन आपको दिया है 920 मील पर घंटा, 760 मील पर घंटा और ऑप्शन सी 680 मील पर घंटा। क्या होगा? अगर मीटर पर सेकेंड में रहता तो सारे हंस के टिक करते अभी। अब यहाँ आने के बाद सब सोचने लगेंगे। मत सोचिए, इसको सॉल्व करने का सोचिए। क्या आपका क्वेश्चन नंबर है 139। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ है, कोई माध्यम का जिक्र ना किया हुआ है, तो हम लोग निर्वात लेंगे। तो सिंपल में यहाँ पे हम ये समझेंगे कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। अब हमको इसी चाल को मील पर आवर में लाना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर का मील पर आवर के साथ संबंध होता है। वो ये कि जब भी हमको किलोमीटर पर आवर को मील पर आवर में चेंज करना होता है तो उसको हम लोग 5/8 से गुना कर देते हैं और लिख देते हैं 5/8 मील पर आवर। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने क्या बताया कि किलोमीटर पर आवर का मील पर आवर के साथ संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर में जब हम लोग 5/8 से गुना कर देंगे तो मील पर आवर निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे मालूम है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हमको किलोमीटर पर आवर में लाना होगा। भाई, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए आप क्या करते हो? तो कहते हो सर हम 18/5 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। या आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लाना होता है। किलोमीटर पर आवर को किस में लाना होता है? मीटर पर सेकेंड में। तो आप क्या कहते हो सर? तो आप कहते हो सर कि हम 5/18 से गुना करते हैं। क्या करते हैं सर? 5/18 से गुना करते हैं। यही ना करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कि आपको मीटर पर सेकेंड को किस में लाना है? किलोमीटर पर आवर में। तब पहले हम निर्वात में वायु की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम क्या करते हैं सर? पहले किलोमीटर पर आवर में ले आते हैं। कैसे? तो 332 को गुना कर दिए किससे सर? 18/5 से। किससे कर दिए सर? 18/5 से। अब ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया पूरा किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर में। अब आपको मैंने क्या बताया कि किलोमीटर पर आवर का मील पर आवर के साथ संबंध होता है 5/8 का। तो 332 गुना 18/5 गुना 5/8। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। 2 9 18 और 2 चौका 8। इस 4 से इस 332 को काटिए। 4 8 32 और 3 में से 2 गया, 1 4 3 12, ये भी कट जाएगा आपका। 83 और ये 5 और ये 5 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। 9 3 27, 8 9 8 72 और 2 कितना हो जाएगा आपका?
74, 747, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 760, लगभग में आपको ये सॉल्व करके इतना आ रहा है, तो ये 760 के नज़दीक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मानिएगा। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा हाँ, आप में से बहुत बुद्धिजीवी कहेंगे कि 747 आया, आप 760, 13 का फर्क कैसे लिख दिए, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है तो इसको टिक कर देंगे। ना होगा, क्या कि आप भी बहुत बार एग्जाम दिए हैं रेलवे का, रेलवे जिसका आंसर दे दिया वो आंसर दे दिया, तो रेलवे इसको 747 के अप्रॉक्स को क्या मान लिया है 760। तो आपको जहां भी इस टाइप का डाटा मिलेगा तो आप ऑप्शन नंबर बी कहिएगा। आइए दोस्तों, दूसरा है आपका 141 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया अगर आपके माइंड में है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है, मेरे मित्र ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का वेग भी और लेम्डा और किसके बीच में संबंध था सर, तो आवृत्ति के बीच में, यही ना होता है संबंध। मतलब ये हुआ ध्वनि का वेग तरंग दैर्ध्य पे भी निर्भर करेगा और ध्वनि का वेग आवृत्ति पर भी निर्भर करेगा, दोनों पे निर्भर करता है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन तीव्रता पर, दूसरा ऑप्शन स्वरूप पर, तीसरा ऑप्शन तरंग दैर्ध्य पर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। एक तो ऑप्शन आपको दे रखा है सी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है, मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 149 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनाइएगा। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, आपका एन या इसको आप एफ बोले तो कितना है 120 हर्ट्ज है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति का यूनिट होता है हर्ट्ज, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने आपको पिछले बार ये ट्रिक भी बताया था कि आकृति दिल तोड़ ही देगी तो क्या हर्ट्ज होगा, तो आकृति से याद रखेंगे आवृत्ति, हर्ट्ज तो आपको मालूम ही है। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, तरंग की चाल मतलब क्या कि तरंग की चाल भी जो है वो है 480, और आपसे पूछा है कि उसकी तरंग दैर्ध्य लेम्डा क्या होगा। मेरे मित्र बताओ, आप में से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? आसानी से बनेगा भाई, हम तो यहाँ पे कह देंगे 12 चौका 48, 4 हो जाएगा, लेकिन आप कैसे कहिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि का वेग और इक्वल टू क्या होता है तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, v इक्वल टू लेम्डा इंटू एन। आपसे क्या पूछा है लेम्डा, तो ध्वनि का वेग बटा आवृत्ति, ध्वनि का वेग तरंग का वेग कितना है 480 और आपका आवृत्ति कितना है 120, ये जीरो कैंसिल, 12 चौका 48, ये कितना हो गया 4 हो गया। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे 154 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या पूछा है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को डैश कहा जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि मैक संख्या क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो हम सर कहते हैं कि मैक संख्या का मतलब होता है कि जो विमान का वेग होता है, विमान का वेग अब बटा ध्वनि का वेग बटा ध्वनि का वेग, दोनों का जो अनुपात होता है ना दोस्तों, उसी को हम लोग मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं कि विमान का वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर मैक संख्या कितना हो 1 हो, मैक संख्या कितना सर 1 हो, कितना हो 1 हो, तो जो वस्तु आपका ध्वनि उत्पन्न कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, उसका जो ध्वनि होगा वो कैसा होगा, ध्वनिक होगा। उसके ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैक संख्या, अगर आपका मैक संख्या क्या हो 1 से अधिक हो, 1 से क्या हो अधिक हो, 1 से बड़ा हो, तब जो ध्वनि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कि उसको हम लोग कहते हैं पराध्वनिक। क्या कहते हैं, पराध्वनिक। और इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखते हैं, सुपरसोनिक। क्या लिखते हैं हम लोग अंग्रेजी में, सुपरसोनिक लिखते हैं। और जब मैक संख्या आपका क्या हो कि 5 से अधिक हो, मैक संख्या क्या हो आपका 5 से अधिक हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अति पराध्वनिक। अति पराध्वनिक, ठीक है। इसको हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक।
और आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या कह रहा है कि जब मैक संख्या 1 हो तो भाई मैक संख्या 1 है तब उसके ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे, ध्वनिक कहेंगे। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 159 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है कि एक तरंग की चाल 200 मीटर पर सेकेंड है तथा तरंग दैर्घ्य 1/2 मीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तरंग का चाल कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 200 मीटर पर सेकेंड। और आपसे क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि तरंग दैर्घ्य, और सुनिए वेग भी दिया हुआ है 200 मीटर और तरंग दैर्घ्य भी दे दिया है 1/2 मीटर, और आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आवृत्ति क्या होगा। नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, आराम से बनेगा। कैसे, तो v = लेमडा इंटू एन या एफ, फ्रीक्वेंसी को एन या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र आपसे पूछा है कि आवृत्ति क्या होगा, यही ना क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाँ यही क्वेश्चन पूछा। तो चलिए f या n = हो जाएगा v/λ। प्रकाश का वेग कितना है, सॉरी प्रकाश का नहीं, तरंग का 200 मीटर पर सेकेंड, अब बटा तरंग दैर्घ्य कितना है लेमडा 1/2। क्या हम इसको 200 गुना 2/1 लिख सकते हैं, आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका आवृत्ति जो है वो कितना हो जाएगा, तो आपका आवृत्ति हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे 160 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को लंबा देख करके आप लोग डरिएगा नहीं। क्या है कि पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, पानी में ध्वनि की चाल जो है वायु में ध्वनि की चाल से 4 गुना है। कह रहा है कि जब n आवृत्ति एवं लैम्डा तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है। अब कोई ध्वनि तरंग है जिसका आवृत्ति n है और तरंग दैर्घ्य कितना है उसका, लैम्डा है। तो कह रहा है तो उसकी आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य क्रमशः हो जाएंगे, तो उसका आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य कैसे होगा, 4n और लैम्डा, n और 4 लैम्डा, 2n और लैम्डा, और इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही इजी है, बस कंसेप्ट को समझिएगा। क्या कह रहा है कि पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से 4 गुनी है। पानी में ध्वनि की चाल और वायु में ध्वनि की चाल। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, वायु में ध्वनि की चाल। क्या लिखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल, और यहाँ पे क्या लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पानी में ध्वनि की चाल। ध्यान से देखिएगा, पानी में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि और पानी में ध्वनि। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो वायु में ध्वनि की चाल को हम क्या मान लेते हैं सर, भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, भी, जबकि आपको क्वेश्चन में आवृत्ति दिया हुआ है वो n ही है, और यहाँ पे इसका तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगा उसको हम क्या मान लेते हैं, लैम्डा। क्या मान लेते हैं सर, लैम्डा। आवृत्ति कितना है, n दिया हुआ है क्वेश्चन में दोनों के लिए। तो मेरे मित्र यहाँ पे हम v = लैम्डा इंटू n ना लिख सकते हैं। आप कहिएगा काहे नहीं लिखिएगा, आराम से लिखिए। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे कह रहा है कि पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल की 4 गुनी है, तो मतलब यहाँ पे जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 4b। अब इसमें तरंग दैर्घ्य में आपको पूछ रहा है कि पानी में तरंग दैर्घ्य का संबंध आपको बताना है। तो मान लीजिए कि पानी में ध्वनि का तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 है। क्या है, लैम्डा 1, और आवृत्ति तो दोनों में बराबर है, n ही। अब हम क्या कहते हैं सर कि यहाँ पे v = क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर लैम्डा इंटू n। तो देखिए यहाँ पे 4v = लैम्डा इंटू n। एकरा मान लीजिए आप क्या, एकरा मान लीजिए इक्वेशन 2। एकरा आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं इसको हम लोग, 4v अच्छा देखिए यहाँ पे लैम्डा 1 माने है ना, तो लैम्डा 1 इंटू n कर लीजिए। यहाँ पे लैम्डा 1 इंटू n, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, लैम्डा 1 इंटू n। ये हो गया इक्वेशन 2। क्या हो गया, इक्वेशन 2। आपसे क्या पूछा है कि पानी में प्रवेश करती है तरंग, तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्रमशः क्या हो जाएंगे। तो देखिएगा कि समीकरण 1 एवं 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से
हम क्या लिख सकते हैं कि v बटा 4v इक्वल टू लेमडा n अब बटा यहाँ पे हम लेमडा 1 इंटू n लिख सकते हैं, है ना। अब हम इस n को और n को तो कैंसिल कर ही सकते हैं सर। अब हमको ये v और v दिया हुआ है तो इसको भी कैंसिल कर ही सकते हैं मित्रों। अब हम इसको 1/4 इक्वल टू लेमडा अब बटा लेमडा 1 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब हम ये कर दें यहाँ पे कि सर ये हो जाएगा लेमडा 1 इक्वल टू 4 लेमडा। ये क्या हो जाएगा, लेमडा 1 इक्वल टू 4 लेमडा। कि आपको लेमडा का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, क्या कह रहा है कि जब n आवृत्ति एवं लेमडा तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो भैया आवृत्ति तो सेम ही रहेगा। तरंग दैर्ध्य यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 4 लेमडा हो जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं सर कि आवृत्ति क्या होगा, n होगा और लेमडा कितना होगा, तो आप देख लेमडा हम कह रहे हैं और आवृत्ति कितना होगा, n होगा और तरंग दैर्ध्य कितना होगा, तब 4 लेमडा होगा। कितना हो जाएगा, 4 लेमडा। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।